नमस्कार साथियों, सोनी एजुकेशन में आपका बहुत स्वागत है। और आज जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे है। जो टीचिंग मेथड्स के जितने भी मेथड्स हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट मेथड निकल के आता है हमारे पास, और वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो देखिए, स्टेप वाइज हम चीज़ों को समझते हैं और इस तरह से समझते हैं कि कहीं ना कहीं हम जो है इस पूरे मेथड को अच्छे से समझ पाएँ, सबसे पहला पॉइंट। और उस पर बेस्ड अगर क्वेश्चंस कहीं से भी आप देखें तो उनको आप आराम से कर पाएँ। तो समझते हैं। तो देखिए, इस मेथड को जो है समझने से पहले या समझाने से पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि हमें रटना नहीं है। हमें अपनी खुद की अप्रोच, खुद के हिसाब से जो है अपने आप को कनेक्ट करके जो है कहीं कई चीज़ों को समझना है। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर हम 4 अलग अलग पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से जुड़े हुए हैं। हमारे पास पहला इसकी हिस्ट्री है, या फिर उसके बाद कुछ इसका क्या प्रिंसिपल्स है या उसका गोल क्या है इस मेथड का, उस मेथड को किस तरह से यूज़ किया जाता है, और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद में कुछ विशेषताएं या फिर इसकी जो एडवांटेजेस है या डिसएडवांटेजेस है, क्या क्या इसमें गड़बड़ होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही ज़ीरो से, बहुत ही शुरुआत से। और पहला हमारे पास बात करते हैं हिस्ट्री की। लेकिन देखिए, जब भी इसको हिस्ट्री को रटना वटना ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं इंग्लिश को पढ़ाने के लिए जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, इसीलिए हम इनको टीचिंग मेथड्स कहते हैं। तो सिर्फ इंग्लिश की ही बात नहीं करते, यहाँ पे हम बात करते हैं एक बहुत ही ज़ीरो, बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही बेसिक चीज़ की। किसी भी लैंग्वेज को अगर आपको पढ़ाना है तो उस लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए एक ऐसी लैंग्वेज जो आपकी मदर टंग नहीं है, तो उसमें फिर आप दिमाग लगा सकते हैं कि अगर जो चीज़ आपकी मदर टंग नहीं है या जो लैंग्वेज आपकी मदर टंग नहीं है, आप उसको सीखना चाह रहे हैं। जैसे आप हिंदी आपको आती है लेकिन आप जर्मन सीखना चाह रहे हैं, फ्रेंच सीखना चाह रहे हैं, या इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, जिसकी स्क्रिप्ट यानी जिसकी लिपि टोटली अलग है, जिसके शब्द टोटली अलग है, तो उसको फिर किस तरह से सीखेंगे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा आप कह सकते हैं कि चैलेंज हमारे सामने आता है। और उसको किस तरह से सिखाया जा सकता है उस लैंग्वेज को, या सीखा जा सकता है। तो वहाँ पर फिर हम अलग अलग मेथड्स की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड हमारे पास आता है। तो यहाँ पे पहला ही पॉइंट है कि थ्रू आउट यूरोप इन द 18th and 19th centuries the education system was formed primarily around a concept called faculty psychology। यानी 18th और 19th सेंचुरी के अंदर जो है यूरोप के अंदर जो जिस तरीके से जो है जो एजुकेशन सिस्टम बनाया गया था, वो एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था जिसको हम बोलते हैं फैकल्टी साइकोलॉजी। और फैकल्टी साइकोलॉजी क्या होता है, बिल्कुल अभी हम डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। फिर अब ये है कि वो जो फैकल्टी साइकोलॉजी है वो उससे ये निकाला गया कि द थ्योरी डिक्टेटेड दैट द बॉडी एंड माइंड वर सेपरेट एंड द माइंड कंसिस्टेड ऑफ 3 पार्ट्स। यानी माइंड और बॉडी दोनों अलग अलग चीज़ें, जिसको हम बोलते हैं माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, है ना। तो आप देखेंगे माइंड और बॉडी का एक कहीं की कोऑर्डिनेशन चलता है। इसका मतलब माइंड अलग है और बॉडी दोनों सेपरेट चीज़ें हैं। तो ये कहीं की इसका एक बेसिक थ्योरी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास है। और माइंड जो है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, विल, इमोशन और इंटेलेक्ट। विल यानी इच्छा या किसी कार्य को करने की इच्छा, किसी भी तरह की इच्छा। इमोशन जो हमारे भाव है, और इंटेलेक्ट यानी हमारी बुद्धि जो है ना, दिमाग नहीं। आप कह सकते हैं कि जो ब्रेन जो सॉलिड फॉर्म में वो नहीं, उसके अंदर जो बुद्धि भरी हुई है उसको हम बोलते हैं इंटेलेक्ट। तो ये 3 बेसिक पार्ट्स जो है कहीं की माइंड के बताए जाते हैं। फिर इट वॉज बिलीव दैट द इंटेलेक्ट कुड इवेंचुअली बी शार्पन्ड एनफ टू कंट्रोल द विल एंड इमोशंस। यानी कहीं की जो बुद्धि है इंसान की, है ना, वो जो है शार्प की जा सकती है, उसको जो है घिस घिस के शानदार किया जा सकता है। मतलब कि घिस घिस से नहीं, असली में बुद्धि को नहीं घिसना है, मतलब कि हमारे पास उसको बहुत ही शानदार किया जा सकता है। किसको, जब इमोशंस और विल को क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। किसके द्वारा कंट्रोल किया जाए, ग्रीक और रोमन क्लासिकल लिटरेचर और मैथमेटिक्स सीख के। तो आप इस चीज़ को ना उस एंगल से समझिए कि पहले इतनी लैंग्वेजेस नहीं थी, पहले लोगों के पास सो कॉल्ड ज्ञान जो आप कह सकते हैं लैंग्वेज का हो सकता है, या फिर ऐसे तरीके ढूंढने की कोशिश की गई जिससे हमारा जो बुद्धि है वो और भी शार्प
हो सकती है, तो उसमें यूरोप के अंदर जो है ये चीज़ को जोर दिया गया कि लोगों को ग्रीक और रोमन जो हमारे पास लिटरेचर है वो सिखाया जाए और मैथमेटिक्स सिखाई जाए। उससे क्या होगा कि लोगों की जो बुद्धि है वो और भी शार्प होगी और भी स्ट्रांग होगी। फिर एडिशनली एन एडल्ट विथ सच एन एजुकेशन वॉज कंसिडर्ड मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द वर्ल्ड एंड इट्स चैलेंजेस। और ऐसा माना जाता था, क्या माना जाता था कि भाई इस तरह की एजुकेशन जिस भी एडल्ट की हुई है, जिस भी इंसान की हुई है, जिसको ग्रीक और रोमन और मैथमेटिक्स जो है कहीं की सिखाई गई है, तो वो दुनिया के लिए रेडी है, प्रिपेयर्ड है। अब हमने बोला कि ये तो चलो ठीक है, लेकिन इसका हमारे इस मेथड से क्या मतलब है? तो आप ये समझिए कि आप इसकी बेसिक हिस्ट्री पे अगर जाते हैं तो हमें ये समझ में आता है साथियों कि मैथमेटिक्स तो चलो एक सब्जेक्ट एक डिफरेंट हो गया, लेकिन ग्रीक और रोमन लिटरेचर जो है किसी इंसान को पढ़ाना, लेकिन एक ऐसे इंसान को पढ़ाना जिसको ग्रीक और रोमन दोनों नहीं आती है, तो वो फिर कैसे पॉसिबल है? उसके लिए जो है एक नई लैंग्वेज इनको सिखानी पड़ेगी। तो वहाँ से कहीं न कहीं एक हल्की सी लोगों को ज़रूरत महसूस हुई कि अगर दिमाग को शार्प करना है यूरोप के अंदर, जैसा लोगों ने माना, एक थ्योरी दी कि माइंड जो है उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जिसको फैकल्टी साइकोलॉजी कहीं न कहीं हम बोलते हैं। और वहाँ पर जो है उन सारे लोगों को जिनको उस एजुकेशन सिस्टम के थ्रू गुजरना होता था, उस एजुकेशन सिस्टम में उनको ग्रीक और रोमन लिटरेचर पढ़ाया जाता था, एक ऐसी भाषा जो उनको नहीं आती थी। तो उसके लिए फिर ऐसा कौन सा तरीका है? तो उसके लिए एक तरीका निकाला गया, और वो तरीका क्या है उसी के बारे में तो हम बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उसको और एक्सप्लोर करते हैं, राइट। At first, it was believed that teaching modern language is not useful for the development of mental discipline, and so they were left out of the curriculum. यानी पहले जो है कहीं कहीं ये सोचा जाता था कि जो नई नई लैंग्वेजेस उभर के आ रही है उनको पढ़ाना कोई ज़रूरी नहीं है, यानी वो करिकुलम का पार्ट ही नहीं होती थी। उनको लगता था कि इससे मेंटल डिसिप्लिन नहीं आएगा। मेंटल डिसिप्लिन के लिए आपको कोई नई लैंग्वेज सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लोग मानते थे, ऐसे स्कॉलर्स मानते थे, ऐसे जो सब्जेक्ट के धुआंधार इंसान जो होते थे, जो पढ़ाते थे सबको, वो ऐसा मानते थे। फिर क्या हुआ कि व्हेन मॉडर्न लैंग्वेजेस बिगिन टू अपीयर इन स्कूल करिकुला इन द 19th सेंचुरी, यानी अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ऑब्वियसली आप देखेंगे कि वर्ल्ड जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट होने लगा, तो आपस में जो है लैंग्वेजेस को सीखने की ज़रूरत भी पड़ी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारी बात करें तो इंग्लिश तो मतलब कि 19वीं सदी से पहले हमारे लोगों को इतनी ज़रूरत भी नहीं थी और आती भी नहीं थी, लेकिन फिर धीरे धीरे देखिए आप एक नई लैंग्वेज उभर के आई तो उसको फिर सीखना ज़रूरी हो गया, चाहे वो कनेक्टिंग लैंग्वेज के हिसाब से सीखने की बात करें, चाहे हम किसी और तरीके से बिजनेस के हिसाब से सीखने की ज़रूरत पड़े, लेकिन नई लैंग्वेज सीखते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि अभी भी भारत में भी बहुत सारे लोग फ्रेंच, जर्मन, ये सारी लैंग्वेजेस सीखते हैं, है ना, अपने खुद के यूज़ के लिए सीखते हैं। तो अब जो हमारे पास है कि टीचर्स टॉट देम विद द सेम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एज वाज यूज्ड फॉर क्लासिकल लैटिन एंड ग्रीक। अब वापस से हम कनेक्ट करते जो भी हमने पढ़ा था कि भाई दिमाग जो है उसको 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया, विल, इमोशन और इंटेलेक्ट, यानी बुद्धि। और जो उस समय के यूरोप के लोग हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि अगर आपको अपना इंटेलेक्ट, अपनी बुद्धि जो है शार्प करनी है, तो उस चीज़ के लिए आपको आपका विल और आपके इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। और विल और इमोशन को कंट्रोल करने के लिए क्या सिखाने की ज़रूरत पड़ी कि इनको ग्रीक और रोमन लिटरेचर पढ़ाओ, इनको मैथमेटिक्स पढ़ाओ। तो जब ग्रीक और रोमन लिटरेचर पढ़ाया कैसे जाए ऐसे लोगों को जिनको ग्रीक और रोमन नहीं आती है, तो उसके लिए एक मेथड अपनाया गया था जिसको बोला गया ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। और वही ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की शुरुआत थी, इतनी पुरानी, लेकिन धीरे धीरे जब मॉडर्न लैंग्वेजेस जो है, जो पहले करिकुलम में नहीं थी, उनको जब करिकुलम में डाला गया 19th सेंचुरी के अंदर, तब टीचर्स जो पढ़ाने वाले हैं उन्होंने कहा कि अब बच्चों को कैसे समझाया जाए, कैसी नई लैंग्वेज को सिखाना पड़े, तो उसके लिए कोई पहले से कोई तरीका एग्जिस्ट करता है, तो वो तरीका आया कौन सा? ग्रामर ट्रांसलेशन
मेथड जो कि उस समय ग्रीक और रोमन लिटरेचर को समझाने के लिए यूज किया जाता था। तो ये तो देखिए क्या रही हमारे पास हिस्ट्री रही कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आया कहाँ से, किस तरीके से आया है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी। उसमें लिखा है कि फैकल्टी साइकोलॉजी इज द आइडिया दैट माइंड इज सेपरेटेड इनटू फैकल्टीज। अब ये जो फैकल्टी साइकोलॉजी जो एक कॉन्सेप्ट दिया गया, उसका कहने का मतलब है, जिसके ऊपर हमारे पास यूरोप का जो है कहीं एजुकेशन सिस्टम बेस्ड था, तो फैकल्टी साइकोलॉजी क्या कहती है कि माइंड जो है अलग अलग फैकल्टीज या अलग अलग सेक्शंस में है, जो है डिवाइड किया गया है, एंड ईच ऑफ दीज फैकल्टीज आर असाइन्ड टू सर्टेन मेंटल टास्क्स। यानी दिमाग जो है अलग अलग सेक्शंस में बटा हुआ है और हर सेक्शन अपना अपना काम करता है। ये ऐसा माना जाता है फैकल्टी साइकोलॉजी के हिसाब से। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है। फिर इसी में जो है बोलते हैं कि सम एग्जांपल्स ऑफ मेंटल टास्क असाइड टू दीज फैकल्टीज इंक्लूड जजमेंट, कंपैशन, मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन एंड कॉन्शियसनेस। तो ये कहना चाह रहा है कि भाई हमारे दिमाग जो है हमारा, वो अलग अलग सेक्शंस में जो डिवाइडेड है, वो अलग अलग सेक्शन जो है अलग अलग कार्य करते हैं। एक सेक्शन जो जजमेंट का काम करता है, एक सेक्शन ऐसा है जो कहीं की चीज़ों को याद रखने का काम करता है, एक सेक्शन ऐसा है जो आपका नज़रिया बनाता है, चीज़ों को, दुनिया को देखने का नज़रिया बनाता है नो। तो ये अलग अलग सेक्शंस अलग अलग टास्क करते हैं, ऐसा फैकल्टी साइकोलॉजी के हिसाब से बात की गई है। फिर है थॉमस रीड, एक कोई हमारे पास बहुत ही स्कॉलर रहे हैं, उन्होंने मेंशन किया है कि देयर आर 43 फैकल्टीज ऑफ द माइंड दैट वर्क टुगेदर एज होल। यानी दिमाग जो है उसके अंदर 43 अलग अलग सेक्शन है जो अलग अलग टास्क करते रहते हैं। Additionally, faculty psychology claims that we are born with separate innate human functions। और फैकल्टी साइकोलॉजी ये भी कहती है कि हम सारे लोग जन्मजात ही जो है अलग अलग तरह के सेक्शंस के साथ पैदा हुए हैं। किसी का दिमाग के कुछ सेक्शंस बहुत एक्टिवेटेड है, किसी के सारे एक्टिवेटेड है, किसी के बिल्कुल एक्टिवेटेड नहीं है। लेकिन इस तरह से आप एक कॉन्सेप्ट को जो है कहीं न कहीं समझ सकते हैं, इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को साथ में लेके। अब साथ में लेके देखिए साथियों किस तरह से समझ सकते हैं। एक बेस जो है हर टीचिंग मेथड के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। अब हर टीचिंग मेथड के हिसाब से इसको कैसे सेट किया जा सकता है साथियों, कि हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं, फैकल्टी साइकोलॉजी, जो ये कहता है ये कॉन्सेप्ट कि हमारा दिमाग जो है वो अलग अलग सेक्शंस में बटा हुआ है, अलग अलग सेक्शंस अलग अलग टास्क्स करते हैं। फिर बात आती है कि भाई उसको जो है स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसकी विल और इमोशन को कंट्रोल करने के लिए, पूरे दिमाग को, हमारी बुद्धि को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो है, पहले यूरोप में लोग मानते थे कि जो जनरेशन आ रही है उनको क्या पढ़ाया जाए, उनको ग्रीक और रोमन लिटरेचर पढ़ाया जाए, मैथमेटिक्स पढ़ाई जाए। तो वहां पर इजाद हुआ एक तरीका जिसको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहा गया। और वही जब 19th सेंचुरी के अंदर मॉडर्न लैंग्वेजेस को पढ़ाने की ज़रूरत पड़ी, या जो वर्ल्ड जिस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है पूरा का पूरा दुनिया, तो वहाँ अलग अलग लैंग्वेजेस को लोग सीखने की ज़रूरत महसूस करते हैं या की थी उन्होंने। एक ऐसी लैंग्वेज जो उनकी मदर टंग नहीं है, तो उसको जब सिखाने की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने फिर से वही पुराना यूरोप वाला मेथड निकाल के लेके आए, जो ग्रीक और रोमन लिटरेचर को पढ़ाने के लिए यूज़ होता था। और वो जो मेथड है वो क्या कहलाया, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो ये तो है साथियों इसकी हिस्ट्री। अब ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता क्या है, किस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं, और उसके आगे और क्या क्या पॉइंट्स इससे जुड़े हुए हैं, इसके बारे में जो है हम बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब हमारे पास आएंगे। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल एंड गोल्स की। जो ये मेथड है उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है या फिर उसके गोल्स क्या है, कि देयर आर 2 मेन गोल्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन क्लासेस या मेथड के थ्रू जो क्लासेस होती है। 2 बेसिक गोल्स है। पहला, 1 is to develop students reading ability to a level where they can read literature in the target language। बहुत ही सिंपल सा लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। अब ये पॉइंट ये कहता है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है उसके 2 मेन गोल्स में से पहला गोल ये है, क्या है। अब टीचिंग इंग्लिश की बात आ गई तो आप ये समझ सकते हैं ना कि
जैसे हमको हिंदी आती है, अब हमें एक इंग्लिश नहीं आती, अब हमें इंग्लिश सीखनी है, तो उसका जो तरीका होगा वो होगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अलग अलग होंगे, लेकिन यहाँ पर हम बात करें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होगा, तो इसका मीनिंग इसी के अंदर ही छुपा हुआ है। एक तो ग्रामर के रूल्स को समझना, और फिर ट्रांसलेट करना, यानी अनुवाद करना, यानी जैसा सेंटेंस आ रहा है वैसा का वैसा अनुवाद करना। यानी मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग होम। हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग। तो आपने ग्रामर के रूल्स का भी दिमाग में रखा, और जो भी सेंटेंस अपनी मदर टंग में आ रहा है उसको दूसरी लैंग्वेज, जो टारगेट लैंग्वेज है उसके अंदर ट्रांसलेट करने की बात कर रहे हैं। या फिर जो दूसरी लैंग्वेज आपके सामने लिखी हुई है उसको अपनी भाषा में ट्रांसलेट करना, समझने के लिए। कहीं लिखा हुआ है कि मनोज इज ट्राइंग टू हेल्प मी, तो अब आपके दिमाग में वो पूरे के पूरा सेंटेंस आएगा और उसका ट्रांसलेशन आ जाएगा कि मनोज मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। आप समझ रहे हो? तो ये है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का बेसिक निचोड़, जिसका पहला जो है वो मकसद ये है कि रीडिंग एबिलिटी को इतना बढ़ाना कि जो टारगेट लैंग्वेज है, यानी जो भी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप फ्रेंच सीख रहे हैं तो उस लैंग्वेज के लिटरेचर को जो है वो कहीं न कहीं जो सीखने वाला है वो सीख सके, पढ़ सके, समझ सके। जैसे अगर मैं इंग्लिश अगर हम सीखना चाह रहे हैं टीचिंग मेथड्स के हिसाब से, तो अगर हम इंग्लिश सीखेंगे तो ये टीचिंग मेथड का पहला, यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का पहला गोल ये होगा कि हम इंग्लिश जो लैंग्वेज है इसकी रीडिंग इतनी शानदार सीखें, उस रीडिंग की इतनी प्रैक्टिस करें। इसका मतलब क्या आ रहा है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में रीडिंग पे जोर दिया जाता है, और इतनी शानदार रीडिंग होए कि जो इंग्लिश यानी टारगेट लैंग्वेज यहाँ पे क्या होगी, इंग्लिश, उसके लिटरेचर को भी पढ़ सके। ये पहला गोल है। दूसरा है कि डेवलप स्टूडेंट जनरल मेंटल डिसिप्लिन, यानी स्टूडेंट का जो मेंटल डिसिप्लिन है नई लैंग्वेज को सीखने का, जिसमें वो समय दे सके, वो टाइम पे उसको जो जो काम होमवर्क के तौर पे उस लैंग्वेज को बढ़ाने के लिए किए गए हैं, दिए गए हैं, उसको वो कर सके, क्लासरूम में टाइम दे सके। तो वो उसका जो मेंटल डिसिप्लिन है उसको डेवलप करने का गोल होता है। ये सेकंड गोल हमारे पास है। तो यहाँ पर दो गोल्स बड़े ही इंपॉर्टेंट हमारे पास आते हैं। नेक्स्ट, यूजर्स ऑफ फॉरेन लैंग्वेज वांट टू नोट थिंग्स ऑफ देयर इंटरेस्ट इन द लिटरेचर ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस। अब हमारे पास है कि जो फॉरेन हमारे पास लैंग्वेज की जो यूजर्स है, जो ऑब्वियसली दूसरी भाषा के हैं, वो कहीं न कहीं हमारे पास खुद की इंटरेस्ट की चीज़ें उस लिटरेचर में ढूंढते हैं। देयरफॉर दिस मेथड फोकसेस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग एंड हैज डेवलप्ड टेक्निक्स विच फैसिलिटेट्स मोर और लेस द लर्निंग ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग ओनली। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। ये बोल रहे हैं कि हमारे पास जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है साथियों, वो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रीडिंग और राइटिंग से रिलेटेड चीज़ों पे बहुत जोर देता है। इसका मतलब यह है कि लिसनिंग और स्पीकिंग पे जोर नहीं देता है। तो यहाँ दो बड़े इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस बनते हैं। पहला कि कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें रीडिंग और राइटिंग पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है, या फिर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में कौन से दो एस्पेक्ट्स का सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है, तो वो है रीडिंग और राइटिंग। या फिर दूसरी तरह का सवाल बनता है कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें लिसनिंग और स्पीकिंग पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है, या फिर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में कौन से दो एस्पेक्ट्स है जिनको ओवरलुक कर दिया जाता है, तो वो हमारे पास आएंगे लिसनिंग और स्पीकिंग। साथियों, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पोर्शन आता है हमारे पास। तो यहाँ पर छोटे छोटे हमने बात की कि इसके गोल क्या है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के, बेसिक ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में बात की हमने। और यहाँ पर दो बड़े इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं कि किस पे जोर दिया जाता है और किस पे जोर नहीं दिया जाता है, क्योंकि चार बड़े ही इंपॉर्टेंट से एस्पेक्ट्स है हमारे पास किसी भी लैंग्वेज के, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। उसके बारे में और भी हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि अब ये मेथड है क्या, कि ये मेथड से हम क्या सीख सकते हैं या इसको किस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो आप अब ये समझिए कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, अब हमें इंग्लिश सीखनी है,
और उसके लिए अप्लाई किया जा रहा है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो अब वो मेथड किस तरह से अप्लाई किया जा रहा है उसी से आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह का मेथड है। जैसे हमने बोला कि ग्रामर ट्रांसलेशन क्लासेस आर यूजुअली कंडक्टेड इन स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उसको जब आप अप्लाई करेंगे या फिर जब आप सिखाएंगे बच्चों को भाषा, एक नई भाषा, जैसे यहाँ पर अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो वो जो क्लासेस होगी वो उसकी नेटिव लैंग्वेज में होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरी मातृभाषा अगर हिंदी है तो मेरे को इंग्लिश सिखाने के लिए हिंदी में ही समझाया जाएगा चीज़ों को, क्योंकि बहुत बार ऐसा नहीं होता है। अगर आप नए जो मेथड्स आप देखेंगे, मॉडर्न मेथड्स है, उनमें आप देखेंगे स्कूलों में देखते हैं ना कि कॉन्वेंट स्कूल्स होती है या इंग्लिश स्कूल्स जो उनको बोलते हैं कि वहाँ बच्चा जाता है तो बोलते हैं कि हमारा तो बच्चा जाता है और उसके तो हिंदी बोलने पे 5 रुपये जुर्माना लगता है। समझ रहे आप? तो वो ट्रांसलेशन मेथड वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना, वहाँ पे तो नेटिव लैंग्वेज की बात ही नहीं चल रही, वो एक मॉडर्न डिफरेंट सा मेथड है। तो इस तरह के आप एग्जाम्पल्स देखेंगे तो वो वहाँ पर कहीं कहीं जोर दिया जाता है कि बच्चा इंग्लिश में ही बोले। अगर वो हिंदी में बोल रहा है या अपनी मातृभाषा में बोल रहा है तो फाइन लगाओ उसका, ताकि वो कम से कम स्कूल में उस भाषा को बोलने से डिस्करेज हो सके। प्लस जो नई भाषा है जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश को बार बार बोले, स्टार्टिंग में गलतियां भी करेगा इंसान, लेकिन धीरे 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 उसमें वो पारंगत हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ऐसा नहीं होता है कि बच्चे पे फाइन लगा दिया जाए या क्लासरूम में इंग्लिश ही बोलेंगे सारे लोग, भले नहीं आती हो किसी को। वहाँ पे पहला बेस है कि नेटिव जो भी लैंग्वेज है, जैसे मेरे को अगर कन्नड़ भाषा ही आती है और कोई भाषा नहीं आती, मेरे को इंग्लिश सीखनी है तो टीचर मेरे को फिर कन्नड़ के थ्रू ही सिखाएगा। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारे पास कि इसका जो डायरेक्शन है वो हमारे पास जाता है नोन टू अननोन। यानी जिस चीज़ की आपको जानकारी है उससे आप जा रहे हैं एक ऐसी चीज़ की तरफ जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। यानी एग्जाम्पल के तौर पे इंग्लिश सीखनी है तो मैं आपको हिंदी के थ्रू इंग्लिश में ले जा रहा हूँ, मतलब कि हिंदी आपकी नोन है और उसी से जो है धीरे 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 मैंने इंग्लिश में आपको डालने की कोशिश की है जो आपके लिए अननोन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि व्हाट इज़ द नाउन, तो मैंने बोला नाउन वही है, देखिए जो संज्ञा होता है। तो अब आपको सिखा तो मैं हिंदी में रहा हूँ लेकिन उसको अननोन कॉन्टेक्स्ट क्या है, इंग्लिश, जिसको हम सीखना चाह रहे हैं उसकी तरफ लेके जा रहा हूँ। तो ये इसका डायरेक्शन है इस मेथड का। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का जो डायरेक्शन है वो क्या है, तो वो है नोन टू अननोन। सेकेंड है ग्रामेटिकल रूल्स आर लर्न डिडक्टिवली। यानी जो ग्रामेटिकल रूल्स है उनको जो है रूल वाइज रूल आपको इस तरह से सिखाया जाता है कि भाई नाउन क्या है, अब उसके बाद में आपको बता दिया कि भाई उसकी डेफिनेशन क्या है, फिर उसके अलग अलग प्रकार कौन कौन से होते हैं, उसका प्रयोग किस तरह से होता है। तो इस चीज़ को हम डिडक्टिवली कहते हैं हमारे पास। तो आपको यहाँ पर दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो उसकी क्लासेस जो होती है वो किस में होती है, नेटिव लैंग्वेज में होती है। जैसे अब हिंदी आती है तो हमें हिंदी में हो रही है। सेकंड हमारे पास है कि ग्रामेटिकल रूल्स जो है सिखाए जाते हैं। स्टूडेंट्स लर्न ग्रामर रूल्स बाय रोट, यानी वो जो है रट के बार बार रिपीट कर करके वो क्या करते हैं कि उसको रटने की कोशिश करते हैं और ग्रामर रूल्स को रटते हैं। एंड देन प्रैक्टिस द रूल्स बाय डूइंग ग्रामर ड्रिल्स एंड ट्रांसलेशन सेंटेंसेस फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज। तो यहां पर बहुत ही सिंपल सा पॉइंट आता है कि भाई अब ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है क्या। तो और यहां पर हमारे पास आता है कि भाई ग्रामर सिखाई जाती है स्टेप वाइज, उनको बार बार रिपीट करके जो है रिपीटेशन मोड में लाके याद करवाया जाता है ग्रामर रूल्स को। फिर है कि कहीं की ग्रामर की ड्रिल्स करवाई जाती है। ग्रामर की ड्रिल्स है ना, जैसे सिंगुलर के साथ इज एम आर में से इज आएगा, प्लूरल के साथ इज एम आर के साथ आर आएगा, आई के साथ इज एम आर में से एम आएगा। फिर उसकी बार बार प्रैक्टिस, आपको क्वेश्चंस भी दे दिए अलग अलग जिसमें आपको इज एम आर भरने की बात की है ना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इस तरह से बहुत सारी ग्रामर ड्रिल्स करवाई जाती है और ट्रांसलेशन करवाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि इसका बहुत बड़ा एग्जांपल
लोग अंग्रेजी सीखने के लिए रैपिडेक्स ग्रामर जैसी या ऐसी बहुत सारी किताबें जो मार्केट में आती है वो पढ़ते हैं। उसमें डायरेक्ट मेथड दिया होता है, नहीं हर हिंदी में कोई सेंटेंस है तो इसका इंग्लिश में कैसे बोलेंगे डायरेक्ट दे रखा होता है। कुछ ग्रामर के रूल्स भी जो है कहीं होते हैं, लेकिन हिंदी टू इंग्लिश आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो क्या है, डायरेक्ट मेथड का एक बहुत जीता जागता उदाहरण है आपके आसपास में, सॉरी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि हमें हिंदी से इंग्लिश में जब इंग्लिश सीखते हैं हम, तो बहुत सारी जगह हिंदी में ही इंग्लिश को सिखाया जाता है। तो एक ग्रामर ट्रांसलेशन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो हमारे आसपास है, हमने फील किया है ना। वहीं पे हमारे पास जो है मोर अटेंशन इज पेड टू द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस बीइंग ट्रांसलेटेड देन टू देयर कंटेंट। अब आप देख सकते हैं कि इसमें ज्यादा जोर जो है वो कहीं न कहीं किस चीज पे दिया जाता है, उसके ट्रांसलेशन पे ही दिया जाता है। किस तरह का ट्रांसलेशन, कि जैसे हमने बोला कि ही इज गोइंग होम, तो ही इज गोइंग होम, या वह घर जा रहा है तो ही इज गोइंग होम, वह मेरे घर जा रहा है तो ही इज गोइंग टू माई होम। तो इसके अंदर जो कंटेंट है कि भाई ये टू एक जगह तो आया, होम से पहले एक जगह नहीं आया, है ना, इस पे ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है। उसके अंदर क्या विषय वस्तु है उसके अंदर जोर नहीं दिया जाता है, डायरेक्ट ट्रांसलेशन पे ही जोर दिया जाता है। किसके अंदर, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर। नेक्स्ट है, व्हेन स्टूडेंट्स रीच मोर एडवांस्ड लेवल्स ऑफ अचीवमेंट दे मे ट्रांसलेट एंटायर टेक्स्ट फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज। टेस्ट्स ऑफन इन्वॉल्व ट्रांसलेटिंग क्लासिकल टेक्स्ट। अब ये बोल रहा है कि हमारे पास ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा मेथड है, और इसमें बेसिक तो क्या है, नेटिव लैंग्वेज से आपको सिखाया जाएगा। फिर आपको ग्रामर के रूल समझाए जाएंगे, उनको जो है डिडक्टिवली समझाया जाएगा। उसके साथ साथ में जो है आपको रटने भी पड़ेंगे, उनके ऊपर ड्रिल्स भी होगी, ट्रांसलेशन के काम किए जाएंगे। अब धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो गई तो फिर एडवांस लेवल पे क्या किया जाता है कि बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसलेट करने के लिए बोला जाता है। और स्पेशली जो है क्लासिकल टेक्स्ट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोला प्रेमचंद की कोई किताब उठा ली, आपको बोला कि जैसे गोदान, आपको बोला पहला पैराग्राफ जो लिखा हुआ है उसको समझ के उसको वैसा का वैसा ट्रांसलेट करो इंग्लिश के अंदर। या फिर ये भी हो सकता है कि इंग्लिश के अंदर आपको कोई फेमस सा जो राइटर है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास अर्नेस्ट हेमिंगवे की है द ओल्ड मैन एंड सी, एक छोटी सी नॉवल है बहुत ही अच्छी सी, अब उसको कोई पैराग्राफ दे दिया, आपको बोला कि इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो। तो ये चीज जो है एडवांस लेवल पे कहीं कहीं करवाई जाती है, जिसके अंदर क्लासिकल टेक्स्ट जो होते हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए बोला जाता है। तो ये हमारे पास मेथड के कुछ बेसिक पॉइंट्स है। देयर इज यूजुअली नो लिसनिंग और स्पीकिंग प्रैक्टिस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पहले बात की थी हमने, जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी बड़ा बनता है कि रीडिंग और राइटिंग पे तो जोर है, लेकिन साथियों लिसनिंग और स्पीकिंग की प्रैक्टिस पे जोर नहीं है। वेरी लिटिल अटेंशन इज प्लेस्ड ऑन प्रोनाउंसिएशन और एनी कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज। नहीं, प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, क्योंकि उच्चारण तो तभी शानदार हो पाएगा ना जब स्पीकिंग की प्रैक्टिस होगी। बहुत ही सिंपल सी चीज है, जिस चीज की प्रैक्टिस ही नहीं होगी वो क्या शानदार हो सकता है। तो उच्चारण की प्रैक्टिस तो कब होगी, जब स्पीकिंग की प्रैक्टिस होगी, और स्पीकिंग की प्रैक्टिस पे तो यहाँ जोर नहीं है। तो ये एक ड्रॉबैक भी है कि लिसनिंग और स्पीकिंग की जो प्रैक्टिस है इसमें बहुत कम होती है, बहुत ही कम होती है, और उस वजह से प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण में भी बड़ी दिक्कत आती है, या और भी जो कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट्स है उसमें बड़ी दिक्कत आती है। द स्किल एक्सरसाइज्ड इज रीडिंग एंड देन ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांसलेशन। तो अब बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है कि ये जो मेथड है इस पे रीडिंग और राइटिंग पे, स्पेशली रीडिंग पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, और वो भी सिर्फ ट्रांसलेशन के कॉन्सेप्ट में यानी अनुवाद करने के संदर्भ में ही दिया जाता है, बाकी संदर्भ में नहीं दिया जाता। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है साथियों, जिसको आप ज़रूर दिमाग में रखें। अब इसको एक दूसरे एंगल से भी हम इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास जो है एक लैंग्वेज, हम जैसे हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं। अब मैं आपको सिर्फ रीडिंग की और राइटिंग की ही प्रैक्टिस कराऊँ, या स्पेशली रीडिंग की ही प्रैक्टिस कराऊँ, तो ऑब्वियसली बड़ी दिक्कत ये हो जाएगी, क्योंकि जब आप लैंग्वेज पे जाते हैं तो चार बड़े ही इंपॉर्टेंट से एस्पेक्ट्स आते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो उसमें से दो एस्पेक्ट्स जो है वो कवर नहीं हो रहे हैं। जो चारों एस्पेक्ट्स, चारों पहलू स्ट्रांग होने चाहिए, लेकिन सिर्फ दो पहलू ही ये मेथड
जो है कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग करता है, जो कि इसकी एक बहुत बड़ी खामी भी कह सकते हैं आप। बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ हमारे पास आती है। अब हमारे पास कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं हम, जिसको दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये अभी तक हमने पढ़ा कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड किस तरह से प्रयोग में लाया जाता है। अब हमारे पास है कि द मेथड बाय डेफिनेशन हैज़ वेरी लिमिटेड स्कोप। अब डेफिनेशन में बोल रहा है कि ये तो ट्रांसलेशन है और वो भी ग्रामर का ही है। सो आप ये देखिए ना, बहुत सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, उसको कुछ लैंग्वेज नहीं आती, तो उसको क्या ग्रामर की बुक दे देते हैं? नहीं देते ना। ऑब्वियसली उसको सीखने का तरीका होता है जिसको नेचुरल मेथड हम कहते हैं, कि पहले वो सुनता है बहुत सारी चीज़ें, फिर वो बोलना शुरू करता है, फिर रीडिंग होती है, फिर राइटिंग होती है। तब तो वो पूरे के पूरे जो पहलू है लैंग्वेज के वो बहुत अच्छे से कर पाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर बहुत ही लिमिटेड सा स्कोप रह जाता है, बिकॉज स्पीकिंग एंड एनी काइंड ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएटिव आउटपुट वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द curriculum. From curriculum, students would often fail at speaking or even letter writing in the target language. अब ये बहुत ही सिंपल सी लॉजिक हमारे पास आती है कि देखिए, अगर हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के हिसाब से चीज़ों को पढ़ते हैं, एक नई लैंग्वेज को सीखते हैं साथियों, तो वहाँ पर क्या होगा कि अगर आपको एकदम से बोला गया कि भाषण बोलिए, आंसू भाषण जिसको बोलते हैं नहीं, या फिर आपको एकदम से बोला गया कि चलो इंग्लिश में कुछ बोलो, जो भी थॉट्स आ रहे हैं एकदम से बताओ, तो ऑब्वियसली दिमाग जो है वो क्या करेगा, अपनी मातृभाषा में ही सोचेगा, फिर उसको ट्रांसलेट करेगा और फिर बोलेगा, तो बहुत बड़ा गैप हो जाएगा ये। और इंस्टेंट या स्पॉन्टेनियस लेवल पे कोई क्रिएटिव चीज़ जो टारगेट लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, उसमें नहीं हो सकती। जैसे आपको बोला पोएम लिखो, एक लेटर राइटिंग करो, अपने मन से लिखो, एक लेटर लिखो, तो यहाँ पर तो अभी क्योंकि इस मेथड की बात करेंगे तो ये मेथड तो किस पे जोर देता है? ट्रांसलेशन पे, कि हिंदी में दिया हुआ तो इंग्लिश में करो, इंग्लिश में दिया हुआ तो हिंदी में करो। अब आपको बोला कुछ नया ही अपने दिमाग से निकालो, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है हमारे पास। अ नोटवर्दी कोट डिस्क्राइबिंग द इफेक्ट ऑफ मेथड्स कमिंग फ्रॉम बाल्सन, ये बड़ा ही एक बहुत ही फेमस सा कहीं कहीं हमारे पास एक स्कॉलर रहा है। तो उसने कहीं की 19वीं सेंचुरी के अंदर एक बहुत ही अच्छा काम उसने किया है। तो उसने बोला कि कहीं न कहीं ये मेथड जो है वो बहुत सारे पैराग्राफ्स, या आप कह सकते हैं कि बहुत सारे जो ग्रामर के रूल्स है, उनसे बड़ी जो है कहीं की दिक्कत हमारे पास हो जाती है। उनको जितना कम से कम किया जाए या उससे ओवरकम कैसे किया जा सकता है, अगर उसको दिमाग में रखा जाए तो उसका मानना है कि ये मेथड बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। हालांकि ये बहुत ही सक्सेसफुल मेथड रहा है साथियों, मैं बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रिचर्ड्स एंड रोजर्स, द ग्रामर ट्रांसलेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड एज ए लेजिटिमेट लैंग्वेज टीचिंग मेथड बाय मॉडर्न स्कॉलर्स। जो आपने देखा, नए जो स्कूल्स आ रहे हैं आप देखते हैं, जिसके भी थोड़े टाइम बाद पहले बात चल रही थी कि आप स्कूल में एडमिशन ले लिया जहाँ पर आप अपनी मदर टंग में बात नहीं कर सकते, इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी। अगर मदर टंग में बात करते हुए पकड़े गए तो आप पे फाइन लगेगा। सिंपल सा। तो वो मॉडर्न जो स्कॉलर्स है उनका ये मानना है, जहाँ ऐसी जगह इस कहीं की ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की कुछ कमियां हैं जिससे लैंग्वेज पूरी तरह से बच्चा नहीं सीख पाता है, अच्छे तरीके से नहीं सीख पाता, एक लेवल तक भी नहीं सीख पाता है, एक अच्छे लेवल तक नहीं सीख पाता है, तो उनके हिसाब से ये कहना है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है इंग्लिश सीखने के लिए या कोई भी भाषा को सीखने के लिए जो हमारी मदर टंग नहीं है, वो इतना लेजिटिमेट नहीं है, इतने शानदार रिजल्ट्स नहीं देता है। फिर दो इट मे बी ट्रू टू से दैट द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज वाइडली प्रैक्टिस्ड एंड इट हैज़ नो एडवोकेट्स। नहीं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है आज भी अभी भी पूरी दुनिया में नई लैंग्वेज को सीखने के जो तरीके होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा फेमस मेथड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ही है, जो आपने खुद ने बचपन से स्कूल में देखा होगा कि इंग्लिश सीखने के लिए हमें हिंदी से ही इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश टू इंग्लिश डायरेक्ट नहीं पढ़ाई जाती। तो वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का एक बहुत ही जीता जागता उदाहरण हमारे आसपास में है। नेक्स्ट है, इट इज़ अ मेथड फॉर विच देयर इज़ नो थ्योरी। ये एक ऐसा मेथड है जिसकी कोई थ्योरी नहीं है, यानी मन से ट्रांसलेट कराओ जो जैसा दिखाई दे रहा है रूल्स के साथ, ऐसा भी नहीं है। देयर इज नो लिटरेचर दैट ऑफर्स अ रैशनल और जस्टिफिकेशन फॉर इट।
or that attempts to relate it to the issues in linguistic psychology and educational theory। नहीं, अब हमारे पास कहना चाह रहे हैं कि ये जो मेथड हमारे पास है इसकी कोई थ्योरी नहीं है, कोई लिटरेचर नहीं है जो कहीं ना कहीं ये जस्टिफिकेशन दे सके कि हमारे पास लिंग्विस्टिक्स या साइकोलॉजी या एजुकेशनल थ्योरी के अंदर जो इश्यूज़ है, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि भाई किस तरह से एक नई लैंग्वेज को सीखने के लिए चारों पहलू का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, और वो एक्चुअली इस मेथड से नहीं हो पाते। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कॉन्सेप्ट है हमारे पास है। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड वाज द स्टैंडर्ड वे ऑफ लैंग्वेजेस in which languages were taught in schools from 17th to 19th century। 17th to 19th century के बीच में बहुत बड़े लेवल पे स्कूल्स के अंदर नई लैंग्वेज सिखाने के लिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का बहुत बड़े लेवल पे प्रयोग होता था। बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्कॉलर सपोर्टेड टीचिंग लैंग्वेज नॉट अबाउट द लैंग्वेज, यानी इस मेथड के अनुसार बहुत सारे जो हमारे पास स्कॉलर्स है वो कहीं ना कहीं ये समझाना चाहते हैं कि भाई हम लैंग्वेज को समझाएंगे, लैंग्वेज के बारे में समझाना इतना ज़रूरी नहीं है कि लैंग्वेज कहाँ से आई है, क्यों आई है, सिर्फ लैंग्वेज ही बच्चों को समझानी है कि भाई ये लैंग्वेज इस तरह से बोली जाती है, सीखी जाती है। एंड टीचिंग इन द टारगेट लैंग्वेज एम्फेसाइजिंग स्पीच एज वेल एज टेक्स्ट। अब जो स्कॉलर्स है वो कह रहे हैं कि भाई आप इस ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का प्रयोग करो, आप लैंग्वेज सिखाओ, लैंग्वेज के बारे में सिखाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितना आप टेक्स्ट के बारे में यानी रीडिंग और राइटिंग की जितनी बात करते हैं उतना को उतना स्पीच यानी जो उसके बोलने की जो प्रवृत्ति है उस पर भी आप ज़रूर और जोर डालें। थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन स्टूडेंट्स लेक्ड एन एक्टिव रोल इन द क्लासरूम, ऑफन करेक्टिंग देयर ओन वर्क एंड स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द टेक्स्ट बुक। अब आते हैं बहुत ही सिंपल से पॉइंट पे और उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एक्सक्यूज मी, आप अगर कहीं पर अप्लाई कर रहे हैं या उसके पार्ट है, चाहे स्टूडेंट के तौर पे या चाहे टीचर के तौर पे, तो आप बहुत ही बेसिक सा फंडा देखेंगे कि बच्चों के हाथ में जो है बुक्स होगी जिसके अंदर पैराग्राफ्स होंगे टारगेट लैंग्वेज के या मदर टंग के, और उनको ट्रांसलेट करने के लिए बोला जाएगा। इसका मतलब आपस में बच्चों का इंटरेक्शन बड़ा कम होगा। बच्चे ने सामने सेंटेंस आया, उसने खुद ही ट्रांसलेट किया, तो उसका इन्वॉल्वमेंट खुद के साथ ही है ना। आपस में बच्चों का इन्वॉल्वमेंट के साथ मिलके कोई चीज को सीखा जा सकता है, वो इतना जोर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड नहीं देता है। ये जोर देता है इंडिविजुअल लेवल पे बहुत ही आसानी से। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप स्टूडेंट है, आपको एक नोटबुक दे दी गई है और उसके अंदर बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, उनको या तो बोला कि आप अपनी टारगेट लैंग्वेज जैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, या इंग्लिश में लिखे हुए हैं तो उनको हिंदी में ट्रांसलेट करिए। तो अब उसमें ट्रांसलेट करने, अनुवाद करने के अलावा आपके पास कोई स्कोप नहीं रह जाता बच्चों से बातचीत करने का, उस लैंग्वेज को और सुधारने का। इस तरह से ये बोलना चाह रहा है। तो ये एक कहीं ना कहीं हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आता है साथियों। अब बोल रहे कि इतनी कमियां है इस ट्रांसलेशन ग्रामर ट्रांसलेशन जो मेथड है हमारे पास, उसके बावजूद भी ये जो मेथड है ये दुनिया का सबसे फेमस मेथड है। और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो हमारे पास लैंग्वेज की जो किताबें आती हैं, हमारे पास जो हमारे पास टेस्ट्स बनते हैं, वो बेसिकली ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पे बेस्ड ही होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब आप इंग्लिश का एग्जाम की बात करते हैं, आप ग्रामर का एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें ग्रामर आती है, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे एक्सक्यूज मी, जो बहुत सारे आपको जो है क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आपकी मदर टंग और इंग्लिश के अंदर जो डिफरेंस है उस पर बेस्ड पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो अब उसमें हमको पता है देने को गिव कहते हैं, लेने को टेक कहते हैं, लेकिन मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई एम टेकिंग एन एग्ज़ाम। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ट्रांसलेशन मेथड को चेक किया जा रहा है कि आप कहीं गलत ट्रांसलेट तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम देने को गिव एग्ज़ाम नहीं कहते और टेक एग्ज़ाम कहते हैं।
इस मेथड में और भी क्या कमियां निकल के आती है, जैसे एक भाषा होती है तो उस भाषा का एक लहजा होता है लहजा, जैसे जेस्चर्स होते हैं, हाव भाव होते हैं, बात करने का तरीका होता है जो आपकी चेहरे, आपके भावों में, आपके जो हाथों के एक्सप्रेशन से उनमें दिखाई देता है। लेकिन एक ऐसी लैंग्वेज जिसको आपने सिर्फ पढ़ा ही है, आपने बोला नहीं है, तो वो लहजा नहीं आ पाता है, वो उच्चारण भी नहीं आ पाता है। ये इसकी कमियां है, लेकिन फिर भी आप देखिए बहुत ही फेमस मेथड है हमारे पास। अब इसकी विशेषताएं और क्या क्या है। पहला है, क्लासेस जो है वो मदर टंग में ली जाती है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ हमने पढ़ी है। दूसरा है कि बहुत सारी वोकेबलरी जो है वो कहीं कहीं आइसोलेटेड वर्ड्स में के हिसाब से दी जाती है। जैसे बहुत सारे लोग इसको हिंदी से इंग्लिश में पढ़ते हैं कि भाई विंडो, विंडो यानी खिड़की, खिड़की यानी विंडो, विंडो यानी खिड़की, डोर यानी दरवाजा, डोर यानी दरवाजा। इस तरह से आइसोलेटेड फॉर्म्स में पढ़ लेते हैं, हर चीज़ की हिंदी भी ट्रांसलेट करते हैं। लिटिल और नो अटेंशन टू गिवन टू प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण पे कोई अटेंशन नहीं होता है, सिंपल सा है। नेक्स्ट है, रीडिंग ऑफ डिफिकल्ट टेक्स्ट इज बिगन अर्ली, यानी जो मुश्किल जो पैराग्राफ होते हैं, मुश्किल सेंटेंसेस होते हैं, उनको स्टार्टिंग में ही बच्चे को पढ़ाने के लिए दे दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। हालांकि देखा जाए तो पहले आसान देना चाहिए, फिर टफ देना चाहिए, लेकिन इसमें तो डायरेक्ट ही हो जाती है वो चीज़ें। लॉन्ग एलैबोरेट एक्सप्लेनेशंस ऑफ द इंट्रिकेसीज ऑफ ग्रामर आर गिवन, यानी ग्रामर के रूल्स जब पढ़ाए जाते हैं तो लंबे लंबे एक्सप्लेनेशन तो उनको दिए जाते हैं बच्चों को कि ये इज आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी या वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है ना। तो ये हमारे पास जो है कुछ विशेषताएं हैं इसकी, जिनको दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है कि भाई मैं ये जो मेथड है वो क्यों यूज़ करूँ। बहुत ही बेसिक सा कि जो GTM, जिसको हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं, वो क्यों यूज़ करूँ। तो अब हमारे पास है कि फोकस इज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर एंड करेक्ट सेंटेंस यूजेस, यानी ये जो मेथड है वो हमारे पास ग्रामर की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, जो उसकी यूजेस है, उस पर जोर देता है, और सेंटेंस करेक्ट कैसे लिखा जा सकता है उस पर जोर देता है। क्योंकि वो ग्रामर, अगर ग्रामेटिकल पार्ट आपका स्ट्रांग रहता है तो आप सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट ही लिखेंगे, इस पर ये जोर देता है। इसलिए ये कहीं कहीं बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड बनता है। स्पेशली हेल्पफुल इन टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू राइट एंड रीड इन अदर लैंग्वेज, अलाउइंग देम टू एक्सप्लोर इंटरचेंजेबल वर्ड्स एंड फ्रेजेस मोर इफेक्टिवली देन अ वर्बल टीचिंग मेथड। अब ये बहुत ही सिंपल सी बात करना चाह रहे हैं हम, यहाँ ये सीखना चाह रहे हैं कि ये जो है कहीं की स्टूडेंट्स जो है उनकी बहुत हेल्प करता है कि लिखते कैसे हैं और हमारे पास पढ़ते कैसे हैं एक फॉरेन लैंग्वेज को, एक ऐसी लैंग्वेज जो आपकी मातृभाषा नहीं है। और उनको एक कहीं न कहीं मौका मिल जाता है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स और हमारे पास फ्रेजेस ऐसी होती है जिनको दूसरी भाषा में क्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे किसी ने बोला कि अच्छा सलाह को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, कि हमने बोला एडवाइस, क्या सजेशन। अच्छा सजेशन या एडवाइस को हिंदी में क्या कहते हैं, तो क्या हमने बोला सलाह। बहुत ही सिंपल, पेपर को हिंदी में क्या कहते हैं कि कागज, कागज को इंग्लिश में क्या कहते हैं पेपर। तो आप देख सकते हैं इंटरचेंजेबल जो वर्ड्स होते हैं उनको सीखने में कहीं न कहीं ये हमारी हेल्प करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट रहता है कि हाँ अच्छा हमारे पास कोई चीज़ है जिसको हमारी मातृभाषा में तो ये कहते हैं और दूसरी मातृभाषा, दूसरी जो लैंग्वेज है उसमें ये कहते हैं। ये इंटरचेंजेबल वर्ड जो है कहीं कहीं सीखने के लिए बड़ी हेल्प करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे टीचर्स जिनकी खुद की मदर टंग इंग्लिश नहीं है लेकिन उन्होंने इंग्लिश सीखी है, अब वो इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, तो भली उनकी मदर टंग इंग्लिश नहीं है, चाहे वो इंग्लिश में इतने शानदार भी नहीं है बोलने में, फिर भी वो दूसरे बच्चों को इंग्लिश पढ़ा सकते हैं। क्योंकि इस मेथड में रीडिंग और राइटिंग पर ही जोर है, स्पीकिंग और लिसनिंग पे इतना जोर नहीं है। तो ये कुछ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बार बार निकल के आ रहे हैं हमारे पास, अलग अलग तरीकों से आ रहे हैं लेकिन बेसिक पॉइंट सेम ही निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट है कि इस मेथड की स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरिट्स क्या है जिनको हम बोलते हैं। पहला है कि इस मेथड से स्टूडेंट बहुत सारी वोकेबलरी सीखता है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड कि रीडिंग और राइटिंग स्किल्स जो है वो बहुत ही शानदार हो जाती है। थर्ड कि स्टूडेंट की मेमोरी को एक्टिवेट करता है। मेमोरी को कैसे एक्टिवेट करता है कि
उसमें बहुत सारी रूल्स को रटना भी पड़ता है, बहुत सारी जो है दिमाग के अंदर स्पेस चाहिए इतनी सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए, जिसमें 2 अलग अलग लैंग्वेजेस के शब्दों को भी आपको याद करना पड़ता है, तो आपकी मेमोरी जो है वो एक्टिवेट होती है। इस मेथड को अप्लाई करने से सीखने, इंग्लिश सीखने में आप ट्रांसलेशन में बड़े उस्ताद हो जाते हैं कि कोई हिंदी लिखी हुई तो उसका इंग्लिश कैसे बना सकते हैं, या इंग्लिश लिखी हुई तो उसका हिंदी कैसे बना सकते हैं, उसमें आप उस्ताद हो सकते हैं। और एक ये बहुत टाइम सेविंग है और कन्वीनियंट है। टाइम सेविंग है, इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी बच्चे को जिसको इंग्लिश नहीं आती है, उसको इंग्लिश में पढ़ाए, इंग्लिश में पढ़ाए, हिंदी बोलने ही नहीं दे, तो समय लगेगा, सीख तो जाएगा बच्चा लेकिन समय लगेगा उसको। हालांकि वो शानदार सीखेगा लेकिन समय लगेगा। लेकिन एक ऐसा बच्चा जिसको आप हिंदी टू इंग्लिश समझा रहे हैं, तो वो चीज़ों को जल्दी कैच करेगा और एक सर्टेन लेवल तक इंग्लिश अच्छी सीख जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ स्ट्रेंथ्स थी। हम बात करेंगे वीकनेसेस की, कि वीकनेस क्या क्या है इस मेथड की। तो पहली है कि लिसनिंग और स्पीकिंग वाला पोर्शन बहुत पुअर है। सेकंड हमारे पास है कि अननेचुरल एंड इनएक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन, यानी बहुत ही प्रोनाउंसिएशन बहुत ही खराब हो जाता है, या बच्चा प्रोनाउंसिएशन सीख ही नहीं पाता है। नेक्स्ट है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज नॉट इंटरैक्टिव एंड एंगेजिंग फॉर स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे से एंगेज ही नहीं हो पाते, इंटरैक्ट ही नहीं कर पाते। टीचर के साथ जरूर कर पाते हैं लेकिन आपस में नहीं कर पाते, क्योंकि हर वो सेंटेंस उनको इंग्लिश में लिखने के लिए बोला है, उसकी हिंदी लिखने के लिए बोला है, तो खुद के साथ ही सिमट जाती है चीज़ें। कांट बी एक्सप्लेन एंड ट्रांसलेट एवरीथिंग, कांट एक्सप्लेन एंड ट्रांसलेट एवरीथिंग। अब ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इसकी वीकनेस का, और वो ये कहता है कि आप हर चीज़ को ट्रांसलेट और एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप हिंदी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या है कि हर वर्ड की हिंदी की इंग्लिश सीखनी पड़ती है। लेकिन बहुत सारे हिंदी के ऐसे वर्ड्स हैं जिनका इंग्लिश में कोई वर्ड ही नहीं है, या फिर बहुत सारे इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स हैं जिनका हिंदी में कोई वर्ड नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समोसे को आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? समोसा ही बोलेंगे। उसी तरह से मैं बोलूं कि आप बस को हिंदी में क्या बोलेंगे, तो बस को तो हिंदी में बस ही बोलेंगे। तो इस तरह से हर चीज को भी ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। ये भी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की एक कमी, इतनी कमियों में से एक कमी ये भी है। अब इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है इस मेथड के थ्रू? इट गिव्स द चांस ऑफ लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज यूजिंग टेक्स्ट बुक्स, यानी ये मेथड आपको चांस देता है कि जिसमें आपको कोई पढ़ाने वाला भी इतना नहीं हो, तो भी खुद के लेवल पे टेक्स्ट बुक के सहारे सारे आप एक नई भाषा को सीख सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन लर्न वोकैबुलरी नॉट ओनली इन टारगेट लैंग्वेज बट ऑल्सो इन देयर मदर टंग, यानी आप अगर शब्द सीख रहे हैं, जैसे इंग्लिश के वर्ड्स आप सीख रहे हैं बहुत सारे, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे भी निकल के आएंगे जो आपकी अपनी मातृभाषा के भी है लेकिन आपको पता ही नहीं है। तो जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको सीखने को मिल रहा है, यानी नई वोकैबुलरी जो है इंप्रूव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मौका देता ही है। अब अंतिम पॉइंट पे आते हैं कि अब इससे थ्रेट्स क्या क्या है, मतलब कि क्या मुश्किलें पैदा हो सकती है इस मेथड से। तो पहला तो ये है कि इट विल बी मोर इंटरैक्टिव, यानी स्टूडेंट और उस टेक्स्ट बुक के बीच में इंटरैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, या टीचर स्टूडेंट के बीच में इंटरैक्शन तो होगा लेकिन उसमें एक नई चीज़ निकल के नहीं आएगी। वही हर चीज़ का ट्रांसलेशन करते रहिए आप, सिंपल सा कहना ये है। स्टूडेंट्स माइट नॉट बी अकस्टम्ड टू ट्रांसलेट वर्ड बाय वर्ड, नहीं हर वर्ड को का अनुवाद करने में बच्चा जो है वो कहीं के उस्ताद बन पाएगा, ऐसा हमेशा ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि हर भाषा के अलग अलग जो है लहजा होता है, हर भाषा के अंदर अलग अलग तरह के शब्द होते हैं, कहने का तरीका अलग होता है, बहुत ही अलग अलग सी चीज़ें हैं। तो इसलिए जो है कहीं की स्टूडेंट हर सेंटेंस को वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट कर पाए, ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। जैसे कुछ टेक्निकल चीज़ें भी है, जैसे अभी हमारी बात हुई कि देखिए मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो आई एम टेकिंग एन एग्ज़ाम होगा, आई एम गिविंग एन एग्ज़ाम नहीं होगा। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिनको दिमाग में रखना ज़रूरी है। तो ये साथियों आज हमारे इस वीडियो में बात हुई ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की, जो सबसे पुराना मेथड है, जिसको ट्रेडिशनल मेथड या ओल्ड मेथड भी, ओल्डेस्ट मेथड भी बोला जाता है, कन्वेंशनल मेथड भी बोला जाता है। सबसे फेमस मेथड्स है हमारे पास। इसके छोटे छोटे हमने पॉइंट्स देखे जिनको दिमाग में ज़रूर रखें।
अंतिम में हम कुछ क्वेश्चंस के भी कॉन्सेप्ट करेंगे। एक पूरी की पूरी क्लास हमारे पास अलग अलग टीचिंग मेथड्स से रिलेटेड हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में भी एक वीडियो है, उसको आप ज़रूर देखें। तो नेक्स्ट वीडियो में एक और टीचिंग मेथड के साथ मिलेंगे। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच। टेक केयर।